नदियापुर गांव में अशोक नाम का एक मछुआरा रहा करता था। अशोक एक बहुत ही गरीब मछुआरा था। उसकी गरीबी का आलम ये था कि बेचारे के पास एक भी नाव नहीं थी। एक दिन अशोक समुद्र के किनारे बैठा हुआ समुद्र को देख रहा था कि तभी दूसरा मछुआरा उसके पास आकर बोला, ए अशोक, ये तुम समंदर के पास ना बैठा करो भाई। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मछुआरे के नाम पे कलंक हो कलंक। समझ में नहीं आता है क्या? ए मेरे भाई, अगर हमारे पास नाव नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे गलती तो तुम्हारी ही है ना। तुम्हारे पिता के पास तो अच्छी खासी बड़ी नाव थी। अरे हमने तो ये भी सुना है कि उनकी नाव की सुंदरता के चर्चे तो दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन तुम्हारे पिता भी एक मूर्ख आदमी ही थे। जमींदार ने उनकी नाव की कीमत मुंह मांगे दामों पर देकर खरीदने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पिता ने नाव ना बेची। बदले में जमींदार ने तुम्हारे पिता की नाव तुड़वा दी। लो भैया, हो गया नुकसान। इतना कहकर दूसरा मछुआरा वहां से चला गया। कुछ देर बाद अशोक अपने घर पर जा पहुंचा। वो अपने घर के खाली बर्तन देखते हुए बोला, हाँ, आज तो घर में खाने को भी कुछ नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि आज शाम को खाऊं तो खाऊं क्या। अरे भूख से मरा जा रहा हूँ। चलो मुंशी काका के घर पे चलते हैं, अब वहीं कुछ हो सकता है। इतना कहकर अशोक मुंशी काका के घर पर चला गया। अशोक, लगता है तुम्हारे घर पर राशन फिर से खत्म हो गया। हाँ काका। तभी वहां मुंशी काका की इकलौती पुत्री रत्ना आ गई। उसके हाथ में एक भोजन की थाली थी। मैं जानती थी अशोक कि तुम्हारे घर पर कुछ भी नहीं है। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए भोजन की थाली सजा रखी थी। पेट भर के खाना खाओ। ये सुनकर अशोक चौंक गया। रत्ना, तुम्हें कैसे पता था? जब तुम अपनी रसोई के खाली बर्तन देख रहे थे, उसी वक्त मैं किसी काम से तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने के लिए आई थी और मुझे यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। अशोक की आंखों में आंसू आ गए और वो खाना खाने बैठ गए। ए अशोक, बेटा ऐसा कब तक चलेगा? हैं? तुम कोई दूसरा धंधा वंधा काहे नहीं करते हो? अब और मैं क्या करूं काका? एक मछुआरे का बेटा हूं तो मछुआरा ही बनूंगा ना। अशोक, तुम क्यों नहीं समझते कि जब तक तुम एक नाव का प्रबंध नहीं कर लेते, तब तक तुम मछलियों का धंधा नहीं जमा सकते। अरे रत्ना, तुम तो जानती हो कि नाव बनाना ये कोई बात करने जितना आसान या बच्चों के खेल जितना आसान नहीं है। कुछ देर बाद अशोक वहां से चला गया और अपने घर लौट आया और सो गया। अगली सुबह जब अशोक सोकर उठा तो वो अपने आप से बोला, अरे अब तो मुझे मुंशी काका के घर पर भी खाना खाते हुए शर्म आने लगी है। मैं जानता हूं कि वो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन कब तक मैं उन पर ऐसे ही बोझ बनता रहूंगा? नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं मछलियों का इंतजाम करके ही रहूंगा। भले ही मेरे पास नाव न हो तो क्या हो गया, हमारे पास जाल तो है ना। हाँ। इतना कहकर अशोक अपना फटा हुआ जाल लेकर समुद्र के किनारे चला गया। अशोक का फटा हुआ जाल देखकर वहां के मछुआरे उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो सब लोग, देखो देखो देखो, मछुआरे के नाम का कलंक आ गया। ना तो नाव है और ना ही मछली पकड़ने का कोनो साधन। एक जाल है, वो भी फटा हुआ।
आ, ये तो हम मछुआरों की प्रजाति ही बदनाम कर रहा है। अरे भाई, बिना नाव और बिना जाल के कौन मछली पकड़ता है? अशोक गुस्से से उन दोनों मछुआरों की ओर देखकर बोला, अरे अगर मेरा जाल तुम लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम हमारे लिए कोई दूसरे जाल का इंतजाम काहे नहीं कर देते हो? बोलो। वाह 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 वाह, हम काहे करें तुम्हारे लिए जाल का इंतजाम? अरे तुझ जैसे कलंकी पर हम अपना 1 रुपया ना खर्च करें? बात करता है। हाँ तो फिर अपना मुंह चलाना भी बंद करो कि मैं मछुआरों की प्रजाति को बदनाम कर रहा हूँ। एक तो वैसे भी परेशान हूँ और ऊपर से तुम लोग और परेशान कर रहे हो। अशोक की बात सुनकर दोनों मछुआरे एक दूसरे की ओर देखने लगे। हाँ चल भाई, चलते हैं। हम दोनों ने तो मछलियां पकड़ ही ली हैं। अब ये तो यहाँ शाम तक बैठा रहेगा, क्योंकि फटे हुए जाल में तो कोनो मछली ना फंसती। और ऊपर से इस मनहूस की शक्ल देखने से तो अच्छा है कि हम लोग अपने अपने घरों पर अपने अपनी पत्नियों के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन खाएं। चल चल चल। इतना कहकर दोनों मछुआरे वहां से चले गए। अशोक ने ईश्वर का नाम लेकर अपना जाल समंदर में फेंक दिया। कुछ देर बाद अशोक का जाल भारी हो गया। हाँ हाँ, हे भगवान, लगता है कि तूने मेरी सुन ली। लगता है कि मेरे जाल में कोई भारी मछली फंसी है। इससे पहले कि वो फटे हुए जाल से निकल जाए, मुझे जाल खींच लेना चाहिए। हाँ। इतना कहकर अशोक बड़ी फुर्ती से जाल खींचने लगा, मगर अगले ही पल उसका चेहरा हैरानी से भर गया। उसके जाल में एक बड़ा सा बंदर फंसा हुआ था, जो घायल और बेहोश था। अरे ये क्या? ये तो गजब विचित्र बंदर लग रहा है और आम बंदरों के मुकाबले इसका आकार भी बड़ा है। ओहो हो, घायल भी है। लगता है कि इसका हाथ जरूर किसी जहाज से टकराया है और बेहोश है। शायद बेहोश इसीलिए है क्योंकि इसके मुंह और पेट में पानी चला गया होगा। हाँ। इतना कहकर अशोक ने उसे जाल से बाहर निकाला और उसका पेट दबाने लगा। अगले ही पल बंदर के मुंह से पानी निकला और वो होश में आ गया। हाँ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता मेरे दोस्त। तुमने मुझे बचा लिया। हाँ, वरना मैं तो समझा था कि मैं तो टाए फिस हो गया। हाँ हाँ। गजब भैया, गजब। तुम तो इंसानों की तरह बात करते हो, हैं? मेरे मित्र, मैं समंदर के बीच एक रहस्यमयी टापू में रहता हूँ। न जाने मेरे मन में क्या आया कि मैंने सारे संसार को घूमने की ठानी। मुझे लगता था कि ये सारा संसार मेरे टापू की तरह ही छोटा सा होगा, लेकिन जब मैं अपने टापू से बहुत दूर विशाल समंदर में निकल आया, तब मुझे एहसास हुआ कि ये संसार वैसा नहीं है जैसा मेरे दिमाग में था। और अब जब मेरी आंख खुली तो बस एक बिल्कुल अलग ही संसार नजर आ रहा है। पता नहीं कैसा है ये संसार। अशोक ये सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, देखो, तुम हमारे सामने तो बोल रहे हो, लेकिन जिस संसार में हम रहते हैं ना, वहां के प्राणी बहुत ही अलग होते हैं। यहाँ भी तुम्हारे जैसे बंदर हैं, लेकिन वो हमारी तरह बोलते नहीं है। इसीलिए तुम भी सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने ही बोलना। अगर किसी ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो डर जाएगा और हो सकता है कि तुम्हें जान से भी मार दे। हाँ। क्या बात कर रहा है बिड़ू? हाँ यार, वैसे देखा जाए तो तू तो सही बोल रहा है। अगर ऐसी बात है तो अपन तेरे ही सामने बोलेगा और किसी के सामने नहीं बोलेगा। यार सही बताऊं तो अपन को बहुत तेज भूख लग रही है। क्या तेरे पास कुछ खाने वाने को है क्या? अरे बताना। भैया, यहाँ खाना खुदा ही लाना पड़ता है। खाने की वजह से तो मछलियां पकड़ने आया था और तुम हाथ लग गए। बंदर ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया और बोला, धात तेरे की। खैर, तू चिंता मत कर। अपन जिस टापू में रहता है ना, वहाँ के बंदरों को मछलियां पकड़ना सिखाया जाता है। आज के खाने का बंदोबस्त अपन कर लेगा, तू चिंता मत कर। इतना कहकर बंदर ने अपना हाथ समंदर में डाला और 2 मछलियां निकाल ली।
ये देखकर अशोक बुरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। बंदर अशोक से बोला, अबे अब ये आंखें फाड़ फाड़ के बस देखता ही रहेगा क्या? चल चल, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। अबे घर चल, अपन को भूख लग रही है, चल। अशोक भोलू को लेकर अपने घर चला आया और मछलियां भूनने लगा। मछलियां भूनने के बाद भोलू पहली मछली खाते हुए चौंकते हुए बोला, अरे बिड़ू, ये मछली तो गजब ही स्वादिष्ट लग रही है भाई। ऐसी मछली तो हमारे टापू तक में नहीं बनती। वाह 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 वाह, मजा आ गया। आहा। हमारे यहाँ मछलियाँ ऐसे ही भून के खाई जाती हैं। हम कच्ची मछली थोड़े ना खाते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारे टापू में तुम्हारा नाम क्या है? अरे अपन को ना लोग उधर भोलू बंदर कह के बुलाते हैं, क्योंकि अपन बहुत भोला भाला है ना। भोला भाला सा सीधा साधा सा है अपन, इसीलिए अपन है भोलू बंदर। अशोक हंसते हुए बोला, वाकई में तुम बहुत ही भोले हो। अच्छा मेरी बात सुन, आज के तो अपन के खाने का इंतजाम देख हो गया, लेकिन तुम हो एक मछुआरे हो ना, तो तुम्हारे पास कोई ढंग का जाल वाल नजर नहीं आ रहा है, और ना ही बाकी मछुआरों की तरह तुम्हारे पास कोई नाव वाव है। ए बिड़ू, ये बता, तू अपना जीवन कब तक ऐसे ही काटता रहेगा रे? हैं? हाँ, क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है और कोई मुझ जैसे गरीब को उधार भी नहीं देगा। क्या करूं बताओ? अशोक की बात सुनकर भोलू बंदर कुछ देर गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ये बात है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे पास एक चीज है जो बाकी मछुआरों के पास नहीं है। अरे तेरा बलशाली शरीर, और क्या। और अब तुम्हारे पास मेरे जैसा दोस्त भी है, एक ऐसा साथी जिसके पास बहुत तेज दिमाग है। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, अपन जानता है नाव बनाने की तरकीब। सुनो, तू लकड़ियां काट के लेकर आ और मैं तेरे साथ नाव बनाने में मदद करूंगा तेरी। बस फटाक से तेरी नाव तैयार हो जाएगी, समझा क्या? क्या बात कर रहे हो? क्या हम नाव बना सकते हैं? और क्या, अरे अपन ऐसी नाव तैयार करेगा कि तुम्हारे यहाँ के लोग देखते ही हैरत में पड़ जाएंगे, खुद बोलेंगे, क्या बात कर रहे हो भाई, ये नाव किधर से लेके आया है? ये सुनकर अशोक बहुत खुश हो गया और तुरंत भोलू के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर भोलू बंदर इधर उधर देखने लगा और फिर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, ये देखो, ये साल का पेड़ है, इसकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है और नाव बनाने के लिए सबसे बढ़िया भी है। एक काम करो, तुम इसकी मोटी टहनी को काटो। अशोक ने भोलू के निर्देश पर पेड़ की मोटी शाखाएं काटनी शुरू की। भोलू एक ओर खड़ा होकर बार बार दिशा देता जा रहा था। अबे भाई, उस टहनी को थोड़ा नीचे से काटो यार। हाँ हाँ, वही। अब उसे जमीन पर पटक दो ताकि उसमें से जो कीड़े मकोड़े हैं ना, वो सब निकल जाएं। और हाँ, जो लकड़ी तुम्हें खोखली लगे उसे अलग कर देना, ठीक है? अशोक पसीने से लथपथ था, लेकिन भोलू के निर्देशों पर मेहनत करता जा रहा था। कुछ देर बाद भोलू ने कहा, हाँ तो चल बिड़ू, इन लकड़ियों को उठाकर अपने घर के पिछवाड़े पे रख लेते हैं। कल सुबह से अपन नाव बनाना शुरू करेंगे, ठीक है ना? हाँ, समझ गया भोलू। चलो, मैं सारी लकड़ियां उठा लेता हूँ। अशोक ने सारी लकड़ियां घर ले जाकर एक कोने में सलीके से रख दी। अगली सुबह भोलू ने पेड़ों की छाल निकालने और लकड़ी को घिसने का काम शुरू कराया। उसने अशोक से कुछ पत्थर भी इकट्ठे करवाए जिनसे लकड़ी को घिसा जा सके। अशोक पूरी लगन से भोलू के कहे अनुसार काम करता रहा। कुछ ही दिनों में अशोक की नाव बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो गई। हाँ अरे भोलू, तुमने तो बहुत ही सुंदर नाव बनाकर तैयार कर दी। अपन ने थोड़ी, तुमने तैयार की है, तुमने। अरे मैंने तो तुमको सिर्फ बताया है कि नाव बनाते कैसे। अरे बिड़ू, सारी मेहनत तेरी है, तेरी।
उसी समय वहां रत्ना आ गई और जैसे ही उसने नाव देखी बुरी तरह चौंक उठी। अरे, ये नाव तो बहुत ही सुंदर है। तुमने ये कहां से खरीदी? खरीदी नहीं बल्कि अशोक ने बनाई है, बनाई। भोलू के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर रत्ना पूरी तरह डर गई और अशोक की ओर देखने लगी। अरे, हमने तुमसे मना किया था ना कि किसी के सामने बोलना मत। अब ये तो अच्छा है कि रत्ना है, कोई और दूसरा होता तो बस मुश्किल में ही पड़ जाते फिर। इतना कहकर अशोक ने रत्ना को सारी घटना बताई और फिर कहा, हाँ, तो अब ये मेरा साथी है, मतलब मेरा दोस्त भोलू। तुम्हारा साथी तो बहुत ही अच्छा है। अरे, अब बातें ही करते रहोगे क्या? बहुत हो गई मेरी तारीफ। चलो चलो, नाव लेकर चलो, मछलियां पकड़ते हैं। और हाँ, मैंने तुम्हारा जाल भी ठीक कर दिया है। इतना कहकर भोलू घर के अंदर गया और थोड़ी देर बाद जाल लेकर वापस आया। अरे वाह, तुमने तो जाल को बड़ी बारीकी से ठीक किया है। अरे क्या बात कर रहा है, बोला तो था। अपन एक रहस्यमयी टापू में रहता है। अपन के इलाके में बंदर को सब काम करना सिखाया जाता है। उस्ताद है अपन रे। अशोक मुस्कुराया और फिर भोलू और रत्ना को लेकर सीधा समुद्र के किनारे पहुंच गया। जैसे ही अशोक की नई नाव समुद्र किनारे पहुंची, सभी मछुआरे चौंक गए। अरे अशोक, ये तुमने नाव कहाँ से खरीदी? तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया भाई? ये तो तुम्हारे पिताजी के नाव से भी गजब सुंदर है। कहाँ से लाए? मुझे लगता है कि जरूर इसने नाव चोरी की होगी। चोरी नहीं की है, बल्कि अशोक ने ये नाव अपनी मेहनत, बुद्धि और कुशलता से बनाई है। तुम सब तो बस अशोक का मजाक उड़ाने में लगे हो। अरे छोड़ो ना रत्ना, इन मूर्खों की बातों पर ध्यान मत दो। मुझे तो बस मछलियां पकड़नी है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब यही लोग मजाक उड़ाते थे, और मुझे विश्वास है कि जब मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा ना, तब भी ये लोग यही करेंगे। हाँ। इतना कहकर अशोक ने जाल फेंका और कुछ ही देर में जाल मछलियों से भर गया। अरे बाबा रे, इसकी तो किस्मत बदलनी शुरू हो गई। एक सुंदर नाव और ऊपर से भरी हुई मछलियां। उसी दिन से अशोक हर रोज भोलू बंदर को साथ लेकर समुद्र किनारे आता, ढेर सारी मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा धन कमाता। कुछ ही दिनों में अशोक के दिन पूरी तरह बदल गए। अब उसके पास टूटी फूटी झोपड़ी नहीं, बल्कि एक सुंदर मकान था। एक दिन अशोक अपने मित्र भोलू बंदर से बोला, ये सब कुछ तेरे ही वजह से हुआ है बिड़ू, मेरे दोस्त, मेरे भोला बंदर। अब देखो, हम भी तुम्हारे जैसा बात करने लगे हैं। सही कहें, तुमसे मिलने के बाद हमारी तो किस्मत ही बदल गई। अरे नहीं दोस्त, सब कुछ तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से हुआ है बिड़ू। अब तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, तो अब तुम्हें अपने गांव के गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। और वो क्यों करना चाहिए? अरे भैया, जब हम परेशान रहे तब तो किसी ने हमारी मदद ना करी। हाँ, अपन सब जानता है, लेकिन तुम तो मदद जरूर करो ना। इससे तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा और गरीब लोग तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। हाँ, ऐसे सोचो। भोलू की बात सुनकर अशोक ने उसी दिन से गरीबों की सहायता करना प्रारंभ कर दिया। ये बात गांव के मुखिया जमींदार को पसंद नहीं आई। जमींदार अपनी हवेली में बैठा था कि तभी वही दो जलने वाले मछुआरे वहां पहुंच गए। जमींदार, हमारे सामने अशोक एक गरीब मछुआरा था। उसके पास नाव तो बहुत दूर की बात है, जाल तक नहीं था। पर अब देखिए, उसके पास उसके पिता से भी सुंदर नाव है
और अब तो वो गरीबों की मदद भी कर रहा है। जमींदार, कुछ तो कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आपकी जमींदारी आपके हाथों से निकल जाए और आप ऐसे ही बैठे रह जाएं। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे क्योंकि अशोक दिल खोलकर गरीबों की मदद कर रहा है और गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे हैं। अगर सबका समर्थन उसे मिलने लगा ना, तो फिर आपको सम्मान कौन करेगा, बताइए भला। इतना कहकर दोनों मछुआरे वहां से चले गए, लेकिन जमींदार की आंखों में चिंता की लहरें दौड़ चुकी थीं। जमींदार गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी वहां आ गई। क्या सोच रहे हो? वो दोनों मछुआरे बिल्कुल सही कह रहे थे। इस अशोक के पिता के पास भी बहुत सुंदर नाव थी। उसकी नाव की वजह से ही उसका मान सम्मान गांव में बना था। अब इस अशोक के पास भी वही सुंदर नाव है। मैंने उसकी सुंदरता के चर्चे बहुत समय से सुने। अगर मैं उसकी नाव उससे छीन लूं तो उसका मान सम्मान भी खत्म हो जाएगा। और वो कैसे? देखो, अशोक पहले गरीब था। जैसे ही नाव आई उसके दिन बदलने लगे। मतलब उसकी किस्मत उसी नाव से जुड़ी है। इसीलिए वो नाव उसके पास नहीं, मेरे पास होनी चाहिए। इतना कहकर जमींदार अपने दो गुर्गों राका और बिल्ला को साथ लेकर समुद्र किनारे पहुंच गया, जहां अशोक अपने साथी भोलू बंदर के साथ था। जमींदार को देखकर अशोक चौंक गया। जमींदार जी, आप यहाँ? हाँ अशोक, देखो भैया, मैं तुमसे सीधा सीधा एक सौदा करने आया हूँ। बरसों पहले यही सौदा तुम्हारे पिताजी से भी करने आया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरी बात मानी नहीं। मैंने उसकी नाव तुड़वा दी। तो अब तुम बताओ, मैं तुम्हारी ये नाव खरीदना चाहता हूं। मेरी नाव बिकाऊ नहीं है जमींदार जी। अशोक की बात सुनकर जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे तो देखते क्या हो? रांगा और बिल्ला, इस बंदर और अशोक को उठाकर फेंक दो और नाव को तोड़ डालो। चलो। राका और बिल्ला हथौड़ी और कुल्हाड़ी लिए हुए थे। बाकी मछुआरे, खासकर वो दो जो अशोक से जलते थे, वो सब एक साथ नाव पर टूट पड़े। हथौड़ियों की चोटें, कुल्हाड़ियों के वार। कुछ ही देर में अशोक की मेहनत की वो सुंदर नाव चकनाचूर हो गई। बहुत गरीबों की मदद करता था ना तू। अब देख, मैं तुझे समुंदर किनारे मछली भी नहीं पकड़ने दूंगा। इतना कहकर जमींदार अपने दोनों गुर्गों के साथ वहां से चला गया। अशोक और भोलू टूटे हुए मन से टूटी नाव की ओर देखते रहे। फिर वो चुपचाप अपने घर लौट गए। कुछ ही देर में रत्ना भी वहां पहुंच गई। अशोक, मुझे बहुत बुरा लगा जब सुना कि जमींदार और मछुआरों ने तुम्हारी नाव तोड़ डाली। इतना सुनते ही अशोक की आंखों से आंसू बहने लगे। रत्ना, हमारी मेहनत, हमारी नाव, सब कुछ खत्म हो गया। हार मत मानो अशोक, दूसरी नाव बनाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे अपन भी तो अशोक से यही कहता है ना, नाव तोड़ दी तो क्या हो गया, मछली तो नहीं तोड़ी ना, अपन फिर से नाव बना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
और इस बार अपन और भी सुंदर बनाएंगे। हाँ। भोलू की बातों से अशोक को फिर से साहस मिला। उसने अपने आंसू पोंछे और नई नाव बनाने में जुट गया। कुछ ही हफ्तों में एक और भी सुंदर और मजबूत नाव तैयार हो गई। जब ये बात जमींदार को पता चली तो वो हैरान रह गया। अरे इतनी जल्दी अशोक ने फिर से नाव बना ली। जरूर कोई गड़बड़ है। एक मछुआरा इतनी सुंदर नाव बना ही नहीं सकता। जमींदार ने राका और बिल्ला को अशोक के घर की निगरानी में लगा दिया। राका और बिल्ला छिपकर देख रहे थे। तभी भोलू बंदर अपनी इंसानी आवाज में अशोक को कुछ समझा रहा था। अरे बिल्ला, ये बंदर तो बोल रहा है। हाँ, यही तो सारा खेल है। यह बंदर ही सिखा रहा है सब कुछ अशोक को। दोनों दौड़कर जमींदार के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। जमींदार बुरी तरह से आग बबूला हो गया। ओ, तो ससुरा, इस सारी की सारी फसाद की जड़ी बोलने वाला बंदर है। अगले दिन जब अशोक, भोलू और रत्ना नाव लेकर समुद्र की ओर निकले तो फिर सारे मछुआरे उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ए अशोक, आज तेरी नाव तोड़ दूंगा और इस ससुरे बंदर को भी मार डालूंगा। ए, पकड़ो साले को। भोलू को चारों ओर से घेर लिया गया। राका और बिल्ला डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। भोलू बंदर बुरी तरह घायल हो गया। अशोक भी मारा जाने लगा। इतने में जिन गरीबों की मदद अशोक ने की थी वो सब वहां पहुंचे। अरे अशोक हमारा मसीहा है, हम उसे मरने नहीं देंगे। चलो भाइयों, बचाओ। हाँ हाँ, चलो चलो। भीड़ ने जमींदार और उसके गुर्गों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी कि अचानक जमींदार का पैर फिसल गया और वो सीधे समुद्र में गिर गया। अरे बचाओ बचाओ बचाओ! अरे कोई बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ बचाओ! सब लोग चुप थे, मगर भोलू घायल होने के बावजूद उछलकर समुद्र में कूद पड़ा। भोलू ने जमींदार को खींचकर किनारे पर लापटका। जमींदार कांपते हुए उसकी ओर देख रहा था। हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुमने हमें बचा लिया। हमारी दुनिया में ऐसा ही होता है, समझे जमींदार? इंसानियत सिर्फ इंसानों में नहीं, अपन लोगों में भी होती है। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। आज एक बंदर ने मुझे इंसानियत सिखा दी। आप सब मुझे माफ कर दो। आज से मेरी सारी जायदाद और जमींदारी सब अशोक की। मैं इस गांव को छोड़कर ही जा रहा हूँ। अरे नहीं 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 जमींदार साहब, नहीं। आज आपको खुद से अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। और आपने हम सब से माफी भी मांग ली है। हम सब ने आपको माफ कर दिया। अब आपको गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं हमारे साथ रहकर जमींदारी करेंगे, लेकिन ईमानदारी से करेंगे। क्यों बोलू? इसके कुछ दिन बाद अशोक और रत्ना का विवाह हो गया और फिर भोलू अपने दोस्त से विदा लेकर अपने टापू की ओर चल दिया।